पिंटू जी आए और चौधरी साहब का स्वागत करें। ऐसा नहीं चलेगा प्रधान जी, जो असली प्रधान ऐसा करवा रहा हूं। हम मैं पूरे गांव की तरफ से चौधरी साहब का स्वागत करें। चलो जो चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी जय चौधरी, जय चौधरी, जय चौधरी। धन्यवाद। आ रहा हूँ। चौधरी अजीत सिंह जी यहाँ आए हैं, 2006 में आए थे, जो मुझे जानकारी है 2006 में ही आए थे। ये हो गई, ये चौधरी साहब की कर्मभूमि रही और चौधरी अजीत सिंह जी या उससे पहले भी चौधरी चरण सिंह जी के साथ उनके फैसलों के साथ चलने का काम आपने गांव में किया। हमने समरसता अभियान की शुरुआत इसलिए की है कि गांव में जो हमारे लोग हैं, जो इस बात को समझते हैं कि किसानों का, गांव के लोगों का संगठन होना कितना जरूरी है, किस तरह से जमीन को तैयार किया जाता है, किस तरह से रिश्तों को निभाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी की वो सीख जिन लोगों के पास है, उनकी प्रेरणा आज भी लोगों के मन में जीवंत है। उन लोगों के बीच जाकर बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी पूंजी है, यही चौधरी साहब की विरासत है और इसे संभालने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी कभी भी जात पात में विश्वास नहीं रखते थे। वो कहते थे किसान की कोई बिरादरी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ही बिरादरी है, एक ही वर्ग है, वर्ग की लड़ाई है। ये देश में कोई भी इंडस्ट्री लगती है, अरुण जी बैठे हैं वो जानते हैं, यूनियन बन जाती है। इस देश में अगर हिंदू और मुस्लिम का वोट बैंक बन गया, पहले नहीं था, अब बनाने की कोशिश होती है। जातियों के नाम पे वोट बैंक बनाने की कोशिश होती है। तो किसानों का भी तो हो सकता है वोट बैंक, किसानों की भी तो होनी चाहिए पार्टियां, किसानों का भी तो दबदबा सरकारों पे रहे, दबाव रहे जनप्रतिनिधियों पर। इसलिए हमने समरसता अभियान की शुरुआत की कि लोग जात पात से ऊपर उठकर भाईचारा जिंदाबाद का नारा है। और आप भी देख रहे हो किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है प्रदेश में। जो लोग जिम्मेदार हैं, जब भी यहाँ आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पाँव नहीं रखते और दंगे की बात करना शुरू कर देते। हमें आगे की तरफ देखना है। कितनी समस्या है गांव में, कितने अभाव में है जीवन, कितनी कठिनाई है लोगों के लिए। एक आम तौर पर जो एक साधारण परिवार है जो खेती पे गुजारा करता है, किस तरह से कर रहा है वो परिवार। इसलिए जब से इनकी सरकार आई, याद कीजिए 9 साल में जो इन्होंने आपको वादे किए थे, कौन सा वादा पूरा और उसका कारण है। आलोचना करनी हो तो बहुत हो सकती है, मूल कारण ये है, आखिरी बार इस देश में जनगणना 2011 में, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, कल भी मैं एक संसदीय समिति में बैठा था, वहाँ मंत्रालय के सचिव और सबको बुलाया गया था और उनसे पूछा जा रहा था। और मूल कारण यही निकला कि जो केंद्र में एक कानून पारित हो गया वो क्यों नहीं लागू हो पा रहा। कह रहे हैं कि हमारे पास लाभार्थियों की प्रॉपर जानकारी नहीं। 2011 के सेंसस के आधार पर आज जितनी योजनाएं बन रही हैं, उनमें जो लाभार्थियों को चुना जा रहा है वो उस डेटा, उस जानकारी से। दोबारा सेंसस होना था, इस देश में चुनाव हो गए, नहीं रुके, रैलियां हो गई, नहीं रुकी, खेल का आयोजन हो गए, नहीं रुके, सब कोविड में काम हो गया। लेकिन कोविड का बहाना लेके केंद्र सरकार जानबूझ के सर्वेक्षण नहीं कराना नहीं चाहती। केंद्र सरकार कह रही है कि आपकी प्रति व्यक्ति आय देश में बढ़ गई है। केंद्र सरकार कह रही है कि दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत की है। और वही हम देखते हैं कि केंद्र की सरकार सर्वेक्षण नहीं कराना चाहती, जनगणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि 2024 के पहले अगर गणना हो जाएगी तो लोगों को पता लग जाएगा देश में कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी भूख महसूस करते हैं, कितने ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल बेरोजगार हैं, जिन पर कोई काम नहीं है। उनकी संख्या बाहर आ जाएगी। फिर इनके जो जुमले हैं, जो उनकी बातें हैं, जो झूठे वादे हैं, उनमें उनको कामयाबी नहीं मिल पाएगी।
तो यही मूल कारण है, और इसी कारण से जितनी योजना है वो जमीन पे नहीं आ रही, वो व्यवहारिक नहीं बन पा रही। उसका अच्छा प्रभाव पड़ सकता था, आपको उसका लाभ मिल सकता था, लाभ से आपको वंचित रखा गया। यहाँ तक कि जो उनका आंकड़ा है कि 82 करोड़ लोगों को फ्री में हमने अनाज दे दिया, ये सरकार का दावा है। एक तरफ सरकार दावा कर रही 82 करोड़ को फ्री में अनाज दे दिया, और जो कुपोषण के और भूख के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने सूचकांक हैं, जितनी संस्थाएं हैं, चाहे यूएन हो चाहे दूसरी बॉडीज हो, जब वो सर्वे करती हैं तो ये पाती है कि भारत लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। वो ये पाते हैं कि कुपोषण में भारत सबसे, दुनिया में अफ्रीका में जो सब सहारन देश हैं, जो बेहद गरीब देश हैं, वहाँ की जो हालात हैं उससे बदतर हालात हमारे देश में कई क्षेत्रों में। और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये बहुत पिछड़े राज्य रहे हैं शुरू से। आज भी इनमें कोई सुधार नहीं है। यहाँ बुलडोजर चला देने से बराबरी नहीं होगी, आर्थिक विषमताएं दूर नहीं होंगी, भाईचारा तो कतई नहीं बनेगा। बुलडोजर की धौंस और डंडे से कभी मैंने किसी सरकार को चलते नहीं देखा। सरकारें चलती हैं जब उनका इकबाल बना रहता है, उन पे जो लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तब कानून कायम होता है। कानून का राज होना चाहिए, कानून का सम्मान होना चाहिए, वर्दी पहनने वालों का सम्मान होना चाहिए, आम जनता उनका सहयोग के लिए तत्पर रहनी चाहिए, तभी कानून का राज होगा। इनकाउंटर करके, गोली चला के, बेवजह लोगों को, बेकसूर लोगों को मारना और फिर ये दावा करना कि हम बहुत मजबूत लोग हैं, हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है, हमने सारे अपराधी बाहर भेज दिए, बाहर भगा दिए, इससे सच्चाई आप नहीं छुपा सकते। अभी भी अनुसूचित जात के लोगों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जब कितने अपराध हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, टॉप के 3 प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की गिनती है। राजस्थान में होते हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा यहीं हो रहे हैं यूपी में। सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा मुकदमे यहाँ दर्ज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? तो इसलिए भय का माहौल है, यहाँ बुनियादी चीजें हैं, उन पे हम फिक्र नहीं कर पा रहे, उन पे काम नहीं कर पा रहे। और इस सब के बीच जो किसान कौम है, बार बार उन्हें धकेला जा रहा है, जलील किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि वो सड़क पर। हमारी बेटियां जो हमारे बीच की हैं, हमसे ही हैं, जिन पे हमें शान है, गर्व है उन पर, जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, मेडल जीते जाके, आज ऐसे दिन उनको देखने पड़ रहे हैं कि उनको घसीट घसीट के वहां से उठाया गया। पुलिस वालों के बूट हमारे उस पहलवान के चेहरे पर लग रहा है। वो तस्वीर भी आपने देखी हो, किस तरह से वो भारत के उस झंडे को लेकर पड़ी है जमीन पर और उन्हें धकेला जा रहा है। उसी दिन जिस दिन देश में संसद का नवीन भवन का उद्घाटन होता है। तो ये नया इंडिया जो बताया जा रहा है, नए इंडिया में जहां ये समाज के ज्वलंत मुद्दे हैं, अगर समाज में उसमें आक्रोश पैदा होता है, अगर समाज में उत्तेजनाएं बाहर आती हैं, उसे भी जगह सरकार नहीं देना चाहती कि कोई विरोध की भाषा बोल दे। आज का वो दिन है कि हमारी मेडल जीतने वाली पहलवान वो जा रही है वहां और कह रही कि गंगा में बहा देंगे हमारा मेडल। क्यों? क्योंकि जिन पे उन्होंने आरोप लगाया वो खुले घूम रहे हैं, वो संसद के अंदर बैठे हैं, वो वीआईपी हैं, वो कह रहे हैं कि 15 रुपए का मेडल है। 15 रुपए का मेडल है क्या? देश के लिए कोई मेडल जीत के आता है, ओलंपिक का मेडल जीतते हैं, वो 15 रुपए की वैल्यू है, 15 रुपए की मोल है। इस देश के नजर में, सर्व समाज के नजर में वो बहुमूल्य है। खून का एक एक कतरा उस मेडल को जीतने के लिए उन्होंने लगाया है, पसीना उन्होंने लगाया है, मेहनत उन्होंने की है, वो उनकी काबिलियत है, उन्होंने वो मेडल कमाया है, किसी ने उनको दिया नहीं है। और ये अमानत है, पूरे देश की है, हम सबका उसका अधिकार बनता है उसके ऊपर। और अगर वो बहा दें उसको नदी में, कैसा महसूस करेंगे आप? कितना खराब लगेगा। आज गांव में जो बच्ची पैदा होती है, जो हमारी बच्चियां हैं, उनको बताया जाता है कि ऐसा बनना है तुम्हें बड़ा होकर। जिसमें खिलाड़ी में थोड़ी सी भी खेल की रुचि होती है, वो उनको देख के सोचता है कि ऐसा करूंगा मैं बड़ा होकर। और आज वो लोग क्या, बच्चे क्या महसूस करेंगे, अगली पीढ़ियां क्या महसूस करेंगी कि देश ऐसे सम्मान करता है अपने चैंपियंस का। ऐसी बदसलूकी सहन करनी पड़ेगी ये देश में। हर अन्याय पे बताया जाता है कि नहीं नहीं चुप रहो, ये तो फलानी जाति के हैं, ये फलानी पार्टी के हैं, ये तो मोदी जी के विरोधी हैं। अन्याय अन्याय होता है,
अगर लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, उसके आरोप पे एफआईआर दर्ज हुई है, तो तहकीकात होगी, जांच होनी चाहिए। कौन जांच रोकेगा? नहीं रोक सकता कोई। गिरफ्तारी आज होगी, कल होगी, परसों होगी, जब भी होगी गिरफ्तारी होगी। लेकिन मोदी जी ने ठान रखा है, अमित शाह जी ने उनको पीठ उनकी थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं चिंता ना कर, तू ही बगल में रहेगा। 2016 में जब साक्षी जी ने मेडल जीता था, तो मोदी जी ने तुरंत ट्वीट किया था कि रियो में रक्षाबंधन के दिन देश की बेटी ने मेडल जीता। हम सबको उस पर गर्व है। आज उस देश की बेटी को वो खालिस्तानी बोल रहे हैं। ये बातें सारी आपके संज्ञान में है। मैं यहाँ इसलिए इन बातों को दोहरा रहा हूँ और कह रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी भी हमारा जो एक सामाजिकता है, अगर आज भी वो नहीं जागेगी और हम लोग साथ मिलकर छोटे छोटे मुठभेदों को भुलाकर, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर, जात पात से ऊपर उठकर, अगर आज हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे, जो होना चाहिए सभ्य समाज में, होना चाहिए ऐसा न्यायप्रिय समाज में, एक एक करके घेर के मारा जाएगा सबको। पहले माइनॉरिटी के लोग तो टारगेट में थे, किसान बैठे, कहा खालिस्तानी है, किसान नहीं है। अभी इनको कह रहे हैं कि ये एक तो एक जाति के लोग हैं। कहाँ हम घट रहे हैं, कहाँ तक हम जाके रुकेंगे, कब रुकेंगे, कैसे रुकेंगे, कितना पतन और होगा, कितना पतन समाज और बर्दाश्त करेगा। तो इसलिए इन चीजों को बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त हमें नहीं करना चाहिए। जैसे भी हो, जहां भी हो, जिस तरीके से हो, आप अपना विरोध दर्ज कीजिए, आप अपना दबाव अपने जनप्रतिनिधियों पर बनाइए, सरकारों पर बनाइए और उनसे जवाब मांगिए कि देश की बेटियों का सम्मान ये देश क्यों नहीं करता। मैं इतना ही आपके बीच कहना चाहता हूँ। धन्यवाद देता हूँ आप सबको, गाँव को, कि आपने आयोजन किया।